नमस्ते प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम पाठ हिमालय की बेटियां का सारांश देखेंगे। इससे पहले इस पाठ से संबंधित 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिसके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। उन वीडियोस में हमने इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और इसकी व्याख्या देखी। अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं समरी की ओर और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह पाठ मशहूर लेखक नागार्जुन द्वारा रचित है। यह साहित्य की निबंध विधा है। लेखक ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके हिमालय को पिता, उससे निकलने वाली नदियों को उसकी पुत्री तथा गहरे विस्तृत नीले सागर को हिमालय का दामाद बताया है। बच्चों, अलंकार एक प्रकार का चमत्कार है। लेखक या कवि अपनी रचनाओं में चमत्कार लाने के लिए कुछ विशेष शब्दों का या उनके भिन्न भिन्न अर्थों का प्रयोग करते हैं, वे ही अलंकार हैं। इस पाठ में निर्जीव पदार्थों अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स में मनुष्यों की भांति उनके क्रियाकलाप को दर्शाया गया है। अर्थात जो क्रियाएं मनुष्य करते हैं उन सभी क्रियाओं को जब हम किसी जड़ पदार्थ में या फिर निर्जीव पदार्थ में दर्शाते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि उसका मानवीकरण हमने किया। तो इस प्रकार का अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। यह एक अलंकार का भेद है, मानवीकरण अलंकार। तो इस पाठ में मानवीकरण अलंकार का लेखक ने प्रयोग किया है। तो यही बच्चों मानवीकरण है। लेखक इस पाठ में बताते हैं कि उन्होंने हमेशा नदियों को शांत स्वभाव से बहते देखा है। बहती हुई नदियों का क्षेत्र उन्हें अपनी माँ मौसी की गोद के समान लगता है। जैसे उनकी गोद में निस्पृह बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार इन नदियों में डुबकियाँ लगाते। किंतु जब वे हिमालय की चढ़ाई करते हैं तो यही विस्तृत नदियाँ दुबली पतली दिखाई देती हैं। यह देखकर लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। लेखक को इन नदियों का एक नया स्वरूप देखने को मिलता है। ये नदियाँ पहाड़ों से जब उतरती हैं तो बहुत शोर करती हैं। एक चंचल बालिका की भांति अपने पिता की गोद से खिलखिलाती उछलती हुई नीचे उतरती हैं। लेकिन जब ये मैदानी भागों में आती हैं तो इनका एक नया स्वरूप, एक नया रूप सामने आता है। इनका उछलना कूदना बंद हो जाता है। ये काफ़ी विस्तृत रूप धारण कर लेती हैं। इनकी अटखेलियाँ जाने कहाँ खो जाती हैं। नदियों के इन स्वरूपों में इतना अंतर देखकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य होता है। लेखक आगे कहते हैं, ये नदियाँ इतनी तीव्र गति से कहाँ भागी जा रही हैं? अपने पिता से क्यों दूर जा रही हैं? किससे मिलना है? कौन है जो इन नटखट बालिकाओं का हाथ थामेगा? आगे लेखक सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के बारे में बताते हैं कि इन महानदियों का निर्माण कई नदियों के मिलने से हुआ है, जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, कोसी, सरयू, गंडक आदि। अब सवाल यह है कि इन नदियों में पानी कहाँ से आता है? हिमालय के बर्फ़ के पिघलने से इनमें पानी आता है। ये नदियाँ अंततः जाकर सागर में मिल जाती हैं। यही कारण है कि लेखक ने समुद्र को हिमालय का दामाद कहा है। कालिदास जैसे महाकवि ने भी अपनी रचना मेघदूतम में नदियों का वर्णन किया है। आगे नागार्जुन जी बताते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इसका मुख्य कारण है हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदियों के किनारे की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसके कारण वहाँ खेती बाड़ी अच्छी होती है, पानी भी भरपूर मिलता है। यहाँ नदी एक माता के समान सबका लालन पालन करती है। लेखक नदियों के अन्य स्वरूपों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए बताते हैं कि नदियाँ हमारी माता तो हैं ही, किंतु यदि हम इन्हें बेटी के रूप में भी देखें तो सही होगा। आखिर ये हिमालय की गोद से ही तो निकलती हैं। इन नदियों का अंतिम लक्ष्य है सागर से मिलन। अतः
ये प्रेमिका की भांति बेचैन होकर भागती हुई सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। इनके अलावा एक और रिश्ता है स्नेह और ममता का, और वह है बहन का रिश्ता। इन नदियों को अगर बहन के रूप में भी देखा जाए तो गलत ना होगा। लेखक तिब्बत की एक घटना को याद करते हुए लिखते हैं कि एक बार वे बहुत थक गए थे, मन भी उदास था। वे सतलज नदी के किनारे पानी में पैर डालकर बैठ गए। कुछ ही क्षणों में उनकी सारी थकावट गायब हो गई। उनका मन पुनः तरोताज़ा हो गया। वे नदी को बहन की संज्ञा देते हुए गुनगुनाने लगते हैं। तो बच्चों, यह था पाठ का सारांश। एक नए वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तब तक आप अभ्यास करें। धन्यवाद।